हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकार जॉब न्यूज़ के करंट फॉर वीडियो में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो केंद्र सरकार ने नौसेना का नया चीफ किसे नियुक्त किया है? रुआंग ज्वालामुखी कहां पर है जो इस अप्रैल में कई बार फट गया है, बहुत नुकसान हुआ है उसकी वजह से। कई जीआई टैग दिए गए हैं, जैसे तिरंगा बर्फी है तो कहाँ का है, और भी जीआई टैग के बारे में जानेंगे। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, उसके विजेता के नाम का ऐलान हो गया है। उससे रिलेटेड कई और अवार्ड भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, उसमें तीसरे कार्यकाल के लिए कौन चुने गए हैं, कौन चुनी गई हैं, कई भारतीय हैं, और भी कई टॉपिक है, सब पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक बार मैं फिर बता दूं आपको कि 21 अप्रैल की सुबह 10 बजे हम लोग मैराथन वीडियो लेकर आ रहे हैं करंट फोर्स का 2024 का अब तक का तमाम कंटेंट होंगे उसमें, यानी 1 जनवरी से लेकर 21 अप्रैल तक के तमाम क्वेश्चंस होंगे। तो फटाफट करेंगे, मैराथन जरूर देखिएगा सुबह 10 बजे 21 अप्रैल को। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने नौसेना का नया अध्यक्ष या चीफ किसे नियुक्त किया है? आंसर का इसका दिनेश कुमार त्रिपाठी। ओके, दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो अभी वो नौसेना के उप प्रमुख हैं और 30 अप्रैल को वो नए सेना प्रमुख बन जाएंगे और फिर उनके नाम के आगे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएगा। अभी वो वाइस एडमिरल हैं, ठीक है, उप सेना प्रमुख हैं। तो ये नए सेना प्रमुख हो गए हैं और ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ठीक है। देखिए, नौसेना प्रमुख का जो पद होता है उसका जो ऑफिशियल नाम होता है वो होता है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। दिनेश कुमार त्रिपाठी, इनका जन्म हुआ था 1964 में और 1 जुलाई 1985 को इंडियन नेवी में नियुक्त हुए थे। और ख़ास तौर पर ये कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स जो वॉर है उसके विशेषज्ञ के तौर पर ये उभरे हैं। 39 ईयर की इनकी सर्विस हो गई है इंडियन नेवी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश में मौजूद रुआंग ज्वालामुखी अप्रैल 2024 में कई बार फटा, इसके बाद आसपास की आबादी को हटाना पड़ा, एयरपोर्ट भी बंद कर देना पड़ा है? आंसर का इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। और उसके बारे में हालांकि पहले चेतावनी कुछ वक्त पहले ही आई थी और फिर जब पूरा धुआं हो गया तो एयरपोर्ट को भी बंद कर देना पड़ा है। तो इसके बारे में और डिटेल जानते हैं, मैप के ज़रिए समझते हैं। तो ये रहा अपना प्यारा भारत और यहाँ जो आप देख रहे हैं द्वीपों का देश है, ढेर सारे द्वीप हैं, इंडोनेशिया। उसी में इस जगह पर ये है द्वीप और यही है द्वीप रुआंग द्वीप, और यहीं पर ये वॉल्केनो है जो कि अभी फट पड़ा है। ओके, इंडोनेशिया, उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? जोको विडोडो हैं। मुद्रा है वहाँ की इंडोनेशिया रुपया। आबादी तकरीबन 28 करोड़ के आसपास में है, ठीक है। तो ये ज्वालामुखी इस जगह पर है और इसकी वजह से ये पूरा इलाका यहाँ का, उसमें पूरे धुएं के बादल छा गए हैं। इंडोनेशिया, आपको पता है कि वो रिंग ऑफ फायर के इलाके में है। रिंग ऑफ फायर के इलाके में यहाँ पर जो वॉल्केनो एक्टिविटी और इसके अलावा जो भूकंप की एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसी वजह से ये इंडोनेशिया में लगातार हम लोग देख रहे हैं कई सारे जो ज्वालामुखी हैं वो फट पड़ा है, ठीक है। काफ़ी भयानक ये विस्फोट हुआ अप्रैल में अभी, और पहला जो विस्फोट हुआ वो 16 अप्रैल को हुआ और करीब 3 किलोमीटर ऊंचाई तक इसकी राख के बादल छा गए थे। और इसकी जो राख है वो समुद्र से काफ़ी ऊंचाई तक, करीब 700 मीटर तक ऊंचाई तक इसके राख ही राख पूरा फैल गया था और 6 किलोमीटर के अंदर में इसके लावा फैल रहे हैं लगातार, और उसकी वजह से वहाँ आसपास की आबादी को हटाना पड़ा है। और ये जो ज्वालामुखी है इससे पहले 1871 में ये फटा था और उस दौरान हालांकि सुनामी भी आ गया था और सुनामी की वजह से भी बहुत सारे लोग मर गए थे। इस बार जो ये ज्वालामुखी फटा है और उसकी जो मूल वजह बताई जा रही है वो है वहाँ पर पास में जो आया हुआ भूकंप है। भूकंप की वजह से वो ज्वालामुखी वो फिर से वो एक्टिव हो गया है। ओके, ज्वालामुखी फटता क्यों है? उसके लिए ज़रूरी ये है समझना कि ज्वालामुखी होता क्या है। देखिए, पृथ्वी की सतह पर जो मैग्मा है वो सतह के नीचे है और ऊपर क्रस्ट है, वहाँ जो छिद्र होता है उसके ज़रिए ये ज्वालामुखी के तौर पर राख और गैस के रूप में बाहर निकलता है। मतलब सामान्य शब्दों में अगर हम कहें तो ज्वालामुखी जो है पृथ्वी की सतह पर
उपस्थित ऐसी दरार या वेंट में होती है, छिद्र में होती है, जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो लावा है, राख है, पिघली चट्टानें हैं, गैस है, वो सब बाहर निकलती है उस कमज़ोर छिद्र से। ठीक है, ओके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूपी के किस शहर की तिरंगा बर्फ़ी को जीआई टैग मिला है? आंसर होगा वाराणसी। ठीक है, ये है तिरंगा बर्फ़ी। तो चेन्नई में ये जीआई रजिस्ट्री कार्यालय है, वहीं से देश भर में जिसे भी जीआई टैग देना होता है तो वहीं से दिया जाता है। तो उसी ने एक पूरी लिस्ट जारी की है और उसमें से ये एक तिरंगा बर्फ़ी भी है। तिरंगा बर्फ़ी वो देश की आज़ादी के समय से जुड़ी हुई है और बनारस में वहाँ पर बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन होता है। अगर हम इसके ईजाद की बात करेंगे तिरंगा बर्फ़ी की, तो माना यह जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान के बाद बनारस में ख़ासतौर पे वहाँ तिरंगा मतलब 3 रंगों की बर्फ़ी बनाकर एक तरह से समर्थन दिया गया था, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। और फिर उसके बाद ये आगे बढ़ता चला गया और तिरंगा बर्फ़ी आज भी काफ़ी पॉपुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूपी के किस शहर के ढलुआ धातु शिल्प यानी मेटल कास्टिंग क्राफ्ट उसे जीआई टैग दिया गया है? इसका भी आंसर होगा वाराणसी, वहीं का है, उसको दिया गया है। और ख़ासतौर पर उसके कई सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे देवी देवताओं की पीतल की मूर्तियाँ हैं, घंटी है, जैसे ये घंटी देख रहे हैं आप, ये सब गंगाजली लोटा है, तो ये वहाँ पर ख़ास तरह का ये प्रोडक्ट है। ओके, तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ढलुआ धातु शिल्प, तो उस शहर का यानी वाराणसी का है और किसी दूसरे जगह की बात नहीं कर रहे हम, तो जीआई टैग वहाँ के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य के लखीमपुर खीरी, थारू, कढ़ाई, बरेली बेंत और बांस शिल्प, बरेली जरदोजी शिल्प और पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ये अलग अलग ज़िलों के इन सब प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड यानी आईएनसीबी, तो उसमें तीसरे कार्यकाल के लिए किस भारतीय को चुना गया है? आंसर होगा जगजीत पावड़िया। क्या नाम है? जगजीत पावड़िया। तो इनको चुन लिया गया है और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं और ये रहा इनका फोटोग्राफ। तो तीसरा कार्यकाल है। देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है यानी आईएनसीबी, ये संयुक्त राष्ट्र का जो 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है ना, उसमें से एक है, यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक कहते हैं शॉर्ट में, तो उसकी एक एजेंसी है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर टिप्पणी भी की है और कहा है कि भारत ने इस बोर्ड के जो सभी निर्वाचित जो सदस्य हैं उनमें सबसे अधिक वोट हासिल किए हैं इस बार के। जगजीत पावड़िया ये 2015 से वहाँ पर सदस्य के तौर पर हैं। भारत में जन्मी है, 1954 में इनका जन्म हुआ था और भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी वो रही हैं। ठीक है, जब हमने बात की कि 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक जो इकोसॉक है उसका ये हिस्सा है आईएनसीबी, तो कौन से हैं 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स? तो जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसको इकोसॉक भी कहते हैं, ट्रस्टशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, और वहाँ पर यानी यूनाइटेड नेशंस में जो भारत की अस्थाई प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज, तो ये जो वोटिंग चल रही थी ना इनको चुनने के लिए, तो रुचिरा कंबोज वहाँ पर मौजूद थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक नियंत्रण ब्यूरो यानी आईएनसीबी, इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। मुख्यालय इसका है वियना, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। और इसके प्रेसिडेंट हैं जलाल तौफीक। और इसका काम क्या है? ये ड्रग्स और ड्रग्स से जुड़े हुए जितने भी क्राइम है उसके लिए संयुक्त राष्ट्र की एक प्रशासनिक इकाई है। ओके, और इसके 13 सदस्य होते हैं और उनका चुनाव होता है, इकोसॉक में ही चुनाव होता है। जितने मेंबर होते हैं इकोसॉक के वो लोग मिलकर चुनते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 18 अप्रैल को। और इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है विविधता की खोज करें और अनुभव करें। यह है इस बार की थीम। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस की ओर से हर साल
ये दिवस आयोजित किया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है, भारत में भी। और ये मानव धरोहर यानी ह्यूमन हेरिटेज है ना, उसको संरक्षित करने के लिए जो काम किए जा सकते हैं उसके लिए ये मनाया जाता है। और अगर बात होगी, ये चूँकि वर्ल्ड हेरिटेज की बात कर रहे हैं, तो सवाल ये होगा कि भारत में कितने वर्ल्ड हेरिटेज हैं जिसको मान्यता किसके द्वारा दी जाती है, तो यूनेस्को के द्वारा दी जाती है। तो वह है टोटल 42। कितने हैं? 42। पूरी लिस्ट मैंने PDF में भी दे दी है और यहाँ भी आप देख रहे हैं 42 हैं। इसमें से 33 जो हैं वो सांस्कृतिक ये धरोहर हैं और 7 प्राकृतिक हैं, 2 मिश्रित विश्व विरासत स्थल हैं। ओके, तो पूरी लिस्ट ये यहाँ रही और आप चाहें तो इसे देख सकते हैं और या PDF से डाउनलोड कर लें। डेली का जो PDF होता है वो फ्री होता है। और अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं अपने तमाम एग्जामिनेशंस के लिए, तो उसके लिए मेंबरशिप प्लान है 2 तरह के। बेसिक मेंबरशिप प्लान जो कि SSC, पुलिस, टीचर इन सब के लेवल का है, और दूसरा है ISPCS मेंबरशिप प्लान। वो ISPCS के लेवल के तमाम जो एग्जामिनेशन है वो सब के हैं। ठीक है, तो देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए और चेक कीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? यानी लिवर डे, वर्ल्ड लिवर डे। आंसर होगा 19 अप्रैल को। ठीक है, और इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है सतर्क रहें, नियमित रूप से लीवर की जांच कराएं और फैटी लीवर की बीमारियों को रोकें। ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बी विजिलेंट, गेट रेगुलर लिवर चेकअप एंड प्रिवेंट फैटी लिवर डिजीज। लीवर महत्वपूर्ण है, वो संक्रामक और बीमारियों मतलब संक्रमण और बीमारियों से वो लड़ता है, विषैले पदार्थ को निकालता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कंट्रोल करता है, बहुत सारे तरह के प्रोटीन उसका भी निर्माण करता है ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ष 2024 में यानी इस साल लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? कौन है वो? आंसर का अमिताभ बच्चन। तो इनको चुना गया है इस बार, अमिताभ बच्चन को। और ये तीसरा संस्करण है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार का। ठीक है, तो उनको जो फिल्मों में जो उन्होंने काम किया है उसके लिए अवार्ड की घोषणा की गई है अप्रैल में ही। ठीक है, और इसके साथ ही कई और अवार्ड की घोषणा की गई है, उसकी पूरी लिस्ट मैं यहाँ दे देता हूँ। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, तो उसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लोगों को दिया गया है। जैसे AR रहमान को म्यूजिक के लिए दिया गया है ये अवार्ड, अशोक सराफ को फिल्मों में काम करने के लिए, पद्मनी कोल्हापुरी फिल्मों के लिए दिया गया है, रूप कुमार राठौड़ संगीत के लिए, अतुल परचुरे ये मराठी थिएटर के लिए, राइटर हैं मंजरी फरके उनको साहित्य के लिए, और एक्टर रणदीप हुड्डा उनको सिनेमा में योगदान के लिए विशेष ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो ये पूरी लिस्ट है। इसके अलावा एक और अवार्ड है मोहन वाघा पुरस्कार। तो मराठी नाटक गालिब को सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए ये मोहन वाघा पुरस्कार दिया गया है। वहाँ की एक टीम है जो कि ये गालिब नाम के नाटक करती है। ठीक है, तो ये अवार्ड सवाल होगा कि किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये अवार्ड दिया जाता है मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है वो एक एनुअल अवार्ड है। और अगर सवाल हो कि पहला पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये पहला पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था 2022 में, और 2023 का पुरस्कार दिया गया था आशा भोसले को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पूर्व स्पिनर डेरेक अंडरवुड, उनका निधन हो गया 15 अप्रैल 2024 को। किस देश से थे वो? इसका आंसर होगा इंग्लैंड। ठीक है, और ये रहा फोटोग्राफ इनका। उन्होंने 17 साल की उम्र में 1963 में अपने करियर की शुरुआत की थी, और अच्छा खासा उनका क्रिकेट के सफल स्पिनरों में से उनको एक माना जाता है। 1960 से 1970 के दशक में काफ़ी वो खतरनाक स्पिनर के तौर पर जाने जाते थे। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। बाय।